हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स का लेसन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का हमारा 3rd पीरियड है। इसमें आज हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, 2 टॉपिक आज के दिन में है हमारा। सबसे पहले देखते हैं 3rd लॉ में न्यूटन ने क्या कही बातें। न्यूटन ने अपनी 3rd लॉ में ये बताया, जब भी हम कोई प्रकृति में, नेचर में एक्शन करेंगे तो नेचर भी उसका रिएक्शन शो करती है इक्वल अमाउंट में और अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन, ध्यान रखना, 2-3 चीजें करना, ध्यान देना। यहां पे जब भी कोई एक्शन करेंगे उस एक्शन का जो रिजल्ट आएगा किधर आएगा, उसका रिएक्शन जो होगा किधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल अमाउंट में। क्लियर? दूसरी बात, एक्शन अलग बॉडी पे होगा, रिएक्शन अलग बॉडी पे होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर अपन देखें, एक बॉल अगर आपने दीवार पे फेंका जोर से, बॉल दीवार से टकरा करके वापस आई, तो बॉल ने एक्शन किसके ऊपर किया? दीवार के ऊपर। उसका डायरेक्शन किधर था? उस तरफ। और दीवार ने एक्शन किसके ऊपर किया? बॉल के ऊपर। बॉल किधर आई? अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये 3 चीजें न्यूटन ने कहा, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। देयर इज इक्वल एंड There is equal and opposite reaction for every action. There is equal and opposite reaction for every action. बच्चों, लॉज बहुत छोटा सा है, बहुत सिंपल है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन देखें बहुत जगह पर है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर गन से बुलेट को फायर कर रहे हैं हम, तो बुलेट जितना स्पीड से आगे जाती है तो वो उतना ही अमाउंट में प्रेशर पीछे की तरफ गन पे देती है और अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए गन को जो है, जो फायरमैन है, गन को अपने शोल्डर से चिपका के रखता है, नहीं तो अगर नहीं चिपका के रखेगा तो इसके जो गन का बैट होता है पीछे जाएगा और कॉलर बोन को तोड़ देगा। दूसरे एग्जांपल और देखें इसके, जो फायरमैन आते हैं, फायरमैन जब पाइप पकड़ते हैं, पाइप को होसेस बोलते हैं, जो होसेस को जो पकड़े रहते हैं, पानी तेजी से स्पीड से जाता है ऊपर, 2 मंजिला 3 मंजिला, जितनी स्पीड से पानी पाइप से बाहर जाता है वो पाइप को भी पीछे की तरफ ढकेलता है। इसलिए एक फायरमैन के पकड़ने से काम नहीं चलता है, 2-2, 3-3 फायरमैन मिल करके पाइप को पकड़े रहते हैं टाइट होकर के, ताकि वो पीछे न जाए, क्योंकि पानी आगे जाता है तो पाइप को पीछे ढकेलता है। सेम ऐसे बहुत सारे आपके लाइफ में, जीवन में बातें आती हैं। जैसे एग्जाम्पल के, अगर रनिंग हो रही है, कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो आप अपने पंजे को, पीछे वाले पैर के पंजे को जमीन पे टिका के रखते हो। जैसे ही बोला जाता है सेट गो, गो बोलते से आप पीछे वाले पैर से जमीन को पीछे ढकेलते हो, ताकि जमीन आपको आगे ढकेले, तो एकदम से आपकी स्पीड बढ़ जाती है। कहते हैं दौड़ते समय अगर फास्ट दौड़ना है तो आपको पंजे के बल पर दौड़ना है, तो पंजा क्या करता है, बार बार जमीन को पीछे ढकेलता है और एथलीट जो है आगे की तरफ भागता है। ये हर जगह ये फंडा चलता है। एक्शन और रिएक्शन इक्वल अमाउंट में होते हैं। ये 2-3 एग्जांपल बताया, मैं इनके ऊपर क्वेश्चन और इनका आंसर दे देता हूं आपको, 3-4 एग्जांपल्स के, ताकि आपको लिखने में इजी रहे। जो हमारे एनसीईआरटी के बुक में है एग्जांपल, उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन के रूप में मैं दे रहा हूं, When a person jumps out of a boat
द बोट मूव्स बैकवर्ड, एक्सप्लेन व्हाई। कोई बोट पर से अगर आदमी नदी के किनारे आ गया और बोट पर से जंप लगा करके किनारे पे आता है, बैंक ऑफ द रिवर पे, तो बोट अपने आप पीछे भागती है। क्यों ऐसा? कारण ऐसा, जो पर्सन है आगे जंप मारने के लिए आगे जंप कैसे जाएगा, उसने बोट को पीछे ढकेला तो बोट ने उसको आगे मूव कर दिया। यही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन है, व्हेन अ पर्सन जंप्स आउट ऑफ अ बोट, the boat moves backward. The boat moves backward. Explain why. ऐसा को बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहले सोचा करो कौन सा लॉ है। इसको हमने सोच लिया कि न्यूटन का थर्ड लॉ, तो आप अपने आंसर में थर्ड लॉ में न्यूटन का फर्स्ट लॉ लिख दो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। ठीक, पर्सन पुश द बोट बैक साइड एंड द बोट पुश द पर्सन ऑन फॉरवर्ड साइड, सो बोट मूव्स बैकवर्ड। बस सिंपल सा आंसर। क्या लिखेंगे आंसर में? देखो मैं एक लिख देता हूं, देयर इज, पहले देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, पूरा लिखना पड़ेगा आंसर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, there is equal and opposite reaction for every action। ये लिख लिया आपने। इसके बाद अब मेन बात लिखनी है, ये लिखना जरूरी है। ये नहीं लिखोगे तो टीचर समझेगा बच्चे को कौन से लॉ के तहत काम हो रहा पता नहीं है। अब अपन लिखेंगे, पर्सन पुश द बोट बैकवर्ड एंड बोट अप्लाई equal and opposite force on person in forward direction। देखो सिंपल सा आंसर हो गया, पर्सन पुश द बोट बैकवर्ड। पर्सन ने क्या किया, पीछे, अपने पीछे की तरफ बोट को पुश किया एंड बोट अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन पर्सन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसलिए पर्सन आगे की तरफ जंप कर गया और बोट किधर चली गई, पीछे। सो बोट मूव्स बैकवर्ड। ये हो गया सिंपल सा आंसर। और इसके जितने भी क्वेश्चन हो बच्चों, उसमें न्यूटन का थर्ड लॉ आप लिख जरूर दो। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। हाउ अ मैन कैन स्विम इन वाटर। कोई भी व्यक्ति पानी में कैसे तैर सकता है? क्या करता है जब तैरने में आप तैरते हो, देखते हो, हाथ से पानी को पीछे पुश करते हो तो पानी क्या करेगा, आपके शरीर पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आगे की तरफ लगाएगा। बस ये सिंपल सा लिखना है।
यहां पर भी लिखना पड़ेगा, हाउ अ मैन कैन स्विम इन वाटर। हाउ अ मैन कैन स्विम इन वाटर, कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति पानी में कैसे तैर सकता है। तो अपन क्या लिखेंगे यहां पर वही, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। पहले तो लिख लो आंसर में, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ of motion there is equal and opposite reaction for every action। इतना तो लिखना ही आपको। अब आपको लिखना है person push the water in backward direction, person push the water in backward direction with his hand, then water push the person in forward direction with equal force। So person can swim in the water। देखिए, how a man can swim in water, according to Newton's third law of motion there is equal and opposite reaction for every action। person push the water in backward direction with his hand। अपने हाथ से अब स्विमर क्या करता है, पानी को पीछे ढकेलता है। the water push the person in forward direction with equal force। पानी उसको आगे की तरफ ढकेलता है इक्वल फोर्स से। so person can swim in the water। बच्चों ऐसे क्वेश्चन और लेते हैं अपन। When a bullet is fired from a gun recoil fire। When a bullet fired from a gun recoil why। रिकॉइल से मतलब है पीछे की तरफ आना। सेम मैंने बताया था, बुलेट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इट ऑफर प्रेशर ऑन द गन इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल फोर्स। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये पहले लिख देना, अकॉर्डिंग टू Newton's third law of motion there is equal and opposite reaction
फॉर एवरी एक्शन। ठीक, अब बुलेट लिखें। बुलेट मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन and apply equal and opposite force on gun. So gun moves, so gun recoil, so gun रिकॉइल। गन क्या होती है? रिकॉइल होती है। तो ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसका। ये 3 क्वेश्चन और आंसर मैंने दिया, और एग्जाम में आप इसी तरह से आंसर सारा लिखेंगे। कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें न्यूटन का थर्ड लॉ पहले लिखें। जो भी लॉ अप्लाई हो उसका जिक्र जरूर करें। Why a fireman struggle to hold a hose pipe? Why a fireman struggle to hold hose pipe? पानी की जो पाइप है उसको पकड़ने में जो है उसको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है फायरमैन को। बार बार पाइप पीछे भागती है, इसलिए उसको जम के पकड़ना पड़ता है। ऐसा क्यों? यहां पर भी वही न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो आप पहले थर्ड लॉ लिखो आंसर में। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ motion, there is equal and opposite reaction for every action। अब अपनी बात को एक्सप्लेन कर दो। ला लिख दिया अपन ने। अब अपन लिखते हैं water moves forward and exert लिखो या अप्लाई लिखो? exerts equal and opposite force on pipe. So pipe moves backward। पाइप क्या होगी? पीछे की तरफ मूव होगी। So the fireman had to struggle. According to Newton's third law of motion, there is equal and opposite reaction for every action. Water moves forward and exerts equal and opposite force on pipe, so pipe moves backward and fireman struggle with the pipe and fireman struggle to hold hose pipe। ये पूरा कंप्लीट आंसर हो गया बच्चों। हमारे इस टॉपिक के बाद में एक छोटा सा टॉपिक है न्यूटन का थर्ड लॉ मोशन हो गया। मैंने 4 क्वेश्चन दे दिए, चारों के आंसर आपको लिखवा दिया। अब लास्ट एक टॉपिक रहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमारा जो अगला टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बच्चों कहीं पर भी कंजर्वेशन का लॉ आए तो लैंग्वेज सबकी एक ही रहेगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज, सबकी एक ही डेफिनेशन है, लैंग्वेज एक ही है। इसके मोमेंटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये लॉ है, लिख लो। मोमेंटम neither be created nor destroyed. It can be transferred from one body to अदर बॉडी। ये लॉ कहता है कि जो भी व्हीकल का मोमेंटम है या किसी चीज का मोमेंटम है वो कभी खत्म नहीं होता, वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। जैसे एग्जांपल के हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मान लो दो बॉल है, हमारे एनसीईआरटी की बुक में बॉल का एग्जांपल दिया है कि ये बॉल ए है, ये बॉल बी है, दोनों जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, बट द वेलोसिटी ऑफ ए इज मोर देन बी। वेलोसिटी ऑफ ए इज मोर देन बी। तो आफ्टर सम टाइम ए कोलाइड विद द बी। ए क्या हो रहा है, बी से कोलाइड हो रहा है, यहां लिखते हैं ए और बी। क्या हो रहा है, ए इसको आगे पुश कर रहा है तो बी इसको पीछे पुश कर रहा है। तब क्या हो रहा है, आगे देखें और अपन आगे ये ए और ये नीचे लिखते हैं ए और बी। बच्चों इसके ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा वो आगे पड़ेगा, आगे की डायरेक्शन में जाएगा। अब इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और इसकी स्पीड कम हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ ए डिक्रीजेज एंड वेलोसिटी ऑफ बी इंक्रीजेज, क्योंकि इसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगा है, लेकिन मोशन इसी डायरेक्शन में करेगा, स्लो करेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा वर्ड्स में लिख करके फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और इनकी वेलोसिटी भी मान लें, पहले यहां वेलोसिटी इसकी u1 थी, इसकी u2 थी, और इसकी टकराने के बाद में इसकी वेलोसिटी हो गई v1, इसकी वेलोसिटी v2। देखिए u1 यहां पे ज्यादा था u2 से, अब यहां v2 ज्यादा हो गया v1 से। ठीक है, इसी को शब्दों में जरा सा अपन लिख करके फिर आगे प्रूफ करेंगे कि जब ये दो चीजों का, इसका मोमेंटम अलग था, इसका मोमेंटम अलग था, लेकिन टकरा जब गए ये दोनों, टकराने के बाद में अब इसका मोमेंटम बढ़ गया, इसका मोमेंटम घट गया। इसका उतना ही घटा जितना इसका बढ़ा, यानी इसका मोमेंटम इसके बॉडी में ट्रांसफर हो गया। तो टकराने के बाद का दोनों का मोमेंटम और टकराने से पहले का दोनों का मोमेंटम इक्वल आना चाहिए। इसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। ठीक है, इसी चीज को हम लोग करेंगे। इसको थोड़ा शब्दों में लिख करके फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। Let two bodies of mass m1 and m2 moving with initial velocity u1
and u2 in the same direction. But u1 is more than u2 after time t. m1 collide टू बॉडीज, ए एंड बी कर लो तो थोड़ा क्लियर रहेगा आपको. टू बॉडीज ए एंड बी यहां लिख देते हैं. टू बॉडीज ए एंड बी यहां ये लिख लेना. लेट टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मास m1 and m2 moving with initial velocity u1 and u2 in the same direction, but u1 is greater than u2 after time t. Body A collide with body B, then their velocity becomes v1 and v2. इतने वर्डिंग आप लिख लोगे. शुरू का दोनों बॉडी ए और बी, मास कितना बताया m1 m2, इनिशियल वेलोसिटी u1 u2, आफ्टर टाइम टी फाइनल वेलोसिटी v1 एंड v2. ठीक. अब हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं, दोनों बॉडीज का. इसके नीचे वही डायग्राम फिर से बना देना आपको है. कौन सा मैंने जो बताया था, ए बी, दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर ही है. मास m1 m2, आफ्टर टाइम t ए कोलाइड विथ बी. ए जो है पुश करेगा इधर बी को और बी पुश करेगा ए को इन अपोजिट डायरेक्शन. नाउ ए की वेलोसिटी हो गई v1 और बी की वेलोसिटी हो गई v2. अब ये दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं. इसकी स्पीड कम हो गई, इसकी स्पीड बढ़ गई. ये डायग्राम आप बना लेंगे, अपने एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है. अब मैं प्रूफ करूंगा दोनों का मोमेंटम. देखो, इसका शुरू का मोमेंटम दोनों का निकालेंगे, दोनों का बाद का मोमेंटम, फिर दोनों को इक्वल प्रूफ करेंगे. अब मैं पूरा रफ करके पूरा बोर्ड यूज करूंगा. बच्चों, अपन 2 कॉलम कर लेते हैं, 3 कॉलम इस तरह से. इनिशियल मोमेंटम ए का और बी का. ए का इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1 u1, इसका m2 u2, और फाइनल मोमेंटम m2 v1, सॉरी या m1 v1 और ये m2 v2. ये टकराने से पहले का दोनों और ये टकराने के बाद का. अब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा f इज इक्वल टू, या f1 कर लो, इज इक्वल टू m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन टाइम t. रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड. डायरेक्टली फोर्स
टू द फोर्स अप्लाइड। या पहले मोमेंटम ही लिख लो, देखो अपन ये बात करते हैं। पहले ये रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ये हो गया। अब इसका हो जाएगा m2 और v2 माइनस m2, यहां v1 करो, हाँ इसका है ना, ठीक है, v2 माइनस m2 u2। इसका हो गया m1 v1 माइनस m1 u1, इसका हो गया m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t। ये तो क्या रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब देखिए जब दोनों बॉल जा रही हैं, ए वाली बी से टकराई तो ए ने कितना फोर्स लगाया F1 और बी ने अपोजिट डायरेक्शन में इस पे, तो फोर्स अप्लाइड बाय ए कितना फोर्स लगाएगा F1 इज इक्वल टू m1 v1 माइनस m2 u1 अपॉन t। और ये देखिए F2 जो है ये माइनस का फोर्स लगाएगा, क्योंकि अपोजिट में डायरेक्शन लगा रहा है। बी किस पे लगा रहा है? ए पे, अपोजिट में। फोर्स अप्लाइड बाय ए एंड बी, ए इधर लगाएगा तो बी इधर लगाएगा, इसलिए बी वाला फोर्स नेगेटिव कर दिया। m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन दोनों फोर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अपन लिखते हैं यहां से, ये लाइन मिटा देता हूं मैं, इसी में कर लेंगे अपन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मोशन के थर्ड लॉ से क्या होगा? F1 बराबर F2, दोनों फोर्स बराबर होंगे, तब ये बराबर इसके m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t इक्वल टू, ये इसके बराबर, तो माइनस के साइन मल्टीप्लाई कर दो अंदर, माइनस m2 v2 प्लस m2 u2 अपॉन t। ये माइनस मैंने ब्रैकेट हटा दिया, तो ये वैल्यू माइनस की हो गई और ये वैल्यू प्लस की हो गई। अब देखिए t से t कैंसिल, क्योंकि इस t को इधर लाओगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू कट जाएगी। ये क्यों काटा मैंने? दोनों डिनोमिनेटर में थे, लेकिन इक्वल के इधर लाओगे तो ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, ये कट जाएगा, तो मैंने नीचे ही काट दिया इनको। अब देखिए इन वैल्यूज में ये माइनस की वैल्यू इधर, ये माइनस की वैल्यू, तो इस माइनस वाली वैल्यू को जब इधर लाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और इस वाले माइनस के वैल्यू को उधर ले जाओगे ये प्लस का हो जाएगा। तो दोनों को हम शिफ्ट कर देते हैं। m1 v1 प्लस, इसको इधर ला रहा हूं, इधर क्या हो जाएगा? प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, ये माइनस का इधर प्लस का हो गया, m1 u1 प्लस, ये इधर लिख रहा हूं m2 u2। देखो ये जो है टोटल जो है कोलाइजन से पहले का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन, कोलाइजन से पहले का ये टोटल मोमेंटम, ये m1 u1 ये बॉल ए का, m2 u2 बॉल बी का, और ये देखिए टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन, कोलाइजन के बाद का, दोनों इक्वल हो गए। ये बॉल ए का और ये बॉल बी का, देखिए प्रूफ हो गया दोनों। इसको बच्चों को करना है, ये तो वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। कैसे किया आपने? देखो पहले मान लिया था कि बॉल ए का जो है मास m1, इनिशियल वेलोसिटी u1, तो मोमेंटम हो गया m1 u1, इसका हो गया m2 u2। टकराने के बाद में इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। टकराने के बाद का मोमेंटम इसका m1 v1, इसका m2 v2। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम
फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस कर दिया, ये फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस करके टाइम से डिवाइड कर दिया तो रेट आ गया। यहां भी फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस करके टाइम से डिवाइड कर दिया। अब बॉल ए कितना फोर्स बी पे लगा रही है, ये आ गया F1। बॉल बी ए पे कितना फोर्स लगा रही है F2, ये माइनस कर लिया, क्योंकि बॉल ए, मान लीजिए बॉल बी है, बॉल ए है, इसने इधर मारा, तो इसने ये किसने किधर मारा, इधर मारा, इसलिए ये तो मोशन के डायरेक्शन में गया और ये मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट में गया, इसलिए ये माइनस कर दिया, माइनस का लगा कर ये कर दिया। अब न्यूटन थर्ड लॉ मोशन से जितना रिएक्शन हो रहा उतना ही एक्शन होगा, इससे दोनों बराबर होंगे। तो ये दोनों इक्वल हो गए, ब्रैकेट हटा दिया, माइनस साइन होगी। अब कुछ नहीं किया मैंने, माइनस वाली वैल्यू को इधर लाया, इस माइनस वाली वैल्यू को उधर ले गया, तो हमारे पास आ गया टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन, दोनों इक्वल प्रूफ हो गए। बच्चों इस तरह से दोनों मोमेंटम इक्वल प्रूफ हो गए। इनकी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को न्यूमेरिकल में। कल हमारा न्यूमेरिकल सेशन होगा, उसमें वापस इस फार्मूले को लूंगा, पूरी बात फिर से अपन एक्सप्लेन करेंगे। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।